हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार और लवण के तीसरे वीडियो के अंदर, यानी कि पार्ट 3 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर ये जाना था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पार्ट 2 के अंदर अपन ने यह जाना था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि अम्ल और क्षार के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कुछ मत प्रस्तुत किए थे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर लिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है अम्ल और क्षार से रिलेटेड, वो उनसे आप वंचित रह जाओगे दोस्तों। तो अम्ल और क्षार और लवण की जो परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, यानी कि एक चीज और नोट करना कि HCl दोस्तों, HCl अनुपात HNO3, इनके इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, यानी कि एक्वा रजिया सॉल्यूशन बनता है जब अपन HCl का 3 अनुपात लेते हैं, यानी कि HCl को अपन 3 आयतन के अंदर लेते हैं और HNO3 को अपन 1 आयतन के रूप में लेते हैं, तो दोस्तों एक्वा रजिया सॉल्यूशन बनता है। एक्वा रजिया सॉल्यूशन बनता है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दोस्तों जो धातुओं को गलाने में सहायक होता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये अंतिम वीडियो है, तो इसके अंदर अपन यही बात करने वाले हैं दोस्तों कि अम्ल और क्षार की अवधारणा किन के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से दी थी। तो देखिए, सबसे पहला वैज्ञानिक था आर्रेनियस। मतलब आर्रेनियस के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो आर्रेनियस वैज्ञानिक ने यह कहा था कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः विलयित होकर के, पूर्णतः आयनित होकर के अगर H प्लस आयन का त्याग करें दोस्तों, किसका, H प्लस आयन का त्याग करें, तो वो सभी पदार्थ अम्ल होंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन के अंदर H प्लस आयन का त्याग करते हैं, मतलब पूर्णतः विलयित होकर के, डिजर्व होकर के अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर वो H प्लस आयन का त्याग करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे दोस्तों। और यदि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित होकर के OH माइनस आयन का त्याग करें दोस्तों, किसका, OH माइनस आयन का त्याग करें, तो उसे हम क्षार कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। मतलब कहने का मतलब साफ है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, आर्रेनियस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, जो साइंटिस्ट था उसने ये कहा था कि एसिड और बेस के लिए जो कॉन्सेप्ट उसने दिए थे, उसने ये कहा था कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित होकर के, पूर्णतः डीकंपोज होकर के अगर H प्लस आयन का त्याग करते हैं, तो वो सभी पदार्थ के क्या होंगे दोस्तों, अम्ल होंगे। और अगर जो पदार्थ अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित होकर के OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे दोस्तों, क्षार कहलाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देते इस बात पे कि अगर H प्लस आयन जो है, कौन सा आयन, H प्लस आयन अगर H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन बनाता है। यदि हम H प्लस आयन को H2O के साथ अभिक्रिया करवाएं, H2O के साथ अभिक्रिया कराएं दोस्तों, तो बनता है H3O प्लस आयन। क्या बनता है, H3O प्लस आयन बनता है। इसे दोस्तों हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसे कौन सा आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आर्रेनियस का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित होकर के यदि H प्लस आयन का त्याग करते हैं, तो वो अम्ल कहलाएंगे दोस्तों। और यदि जो पदार्थ अपने पूर्णतः जलीय विलयन के अंदर आयनित होकर के यदि OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, तो उसको अपन क्षार कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि जो OH माइनस आयन होता है, इसको अपन हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने एक समस्या हो सकती है कि देखिए विलयन क्या होते हैं। विलयन के जहां तक अपन बात करते हैं कि एनटीपी पे, यानी कि एक आदर्श विलयन क्या होता है, तो आदर्श विलयन के लिए हमेशा
जो है विलेय पदार्थ की मात्रा दोस्तों कम होनी चाहिए और विलायक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर विलायक पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो किसी विलेय पदार्थ को अपने में से घोल देता है वो विलायक पदार्थ कहलाता है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा अगर विलायक पदार्थ की मात्रा से कम हो तो विलयन आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि सांद्र विलयन क्या होते हैं दोस्तों, सांद्र विलयन क्या होते हैं, तो सांद्र विलयन की अगर बात करें तो सांद्र विलयन में क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है वो विलायक पदार्थ की मात्रा से ज्यादा होती है। मतलब अगर बात करें कि सॉल्यूट का जो कैपेसिटी होता है वो यदि सॉल्वेंट से अगर मैक्सिमम है, यदि इंक्रीज लेवल है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो एक ऐसा विलयन होगा जो सांद्र विलयन कहलाएगा। मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ से ज्यादा हो तो सांद्र विलयन होगा, और यदि तनु विलयन की अगर बात करें इसका अपोजिट है कि विलेय पदार्थ की मात्रा यदि विलायक पदार्थ की मात्रा से कम हो तो वो विलयन कैसा होगा दोस्तों, तनु विलयन होगा। इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है ब्रोस्टेड और लोरी का सिद्धांत आता है दोस्तों, ब्रोस्टेड और लोरी का सिद्धांत आता है। अब ब्रोस्टेड और लोरी के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि जो ब्रोस्टेड और लोरी के सिद्धांत यानी कि दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कि जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं, जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं दोस्तों, जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होंगे ना तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे दोस्तों, अम्ल कहलाएंगे। ब्रोस्टेड और लोरी के सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होंगे वो अम्ल कहलाएंगे, लेकिन जो पदार्थ प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ठीक है ना, वो क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो प्रोटॉन ग्राही वाले पदार्थ जो हैं वो क्षार कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो लुईस अवधारणा है इसके लिए अम्ल और क्षार के लिए, उसके अंदर होता है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्राही युग्म होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो पदार्थ क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो अम्ल कहलाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे वो इलेक्ट्रॉन मतलब दाता होंगे ना, वो पदार्थ क्षार कहलाएंगे दोस्तों ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंदर मैंने 1, 2 और 3 पार्ट्स के अंदर इसको फिनिश करने के प्रयास किया और वो मैंने अंतिम पड़ाव के अंदर इस टॉपिक को आज अपन खत्म करने वाले हैं और लगभग खत्म कर भी दिया है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने यही जाना है कि अम्ल क्या होते थे, क्षार क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी अवधारणा है। ढेर सारे मैंने आपको खाद्य पदार्थ भी बताए थे, उनके उदाहरण बताए थे और उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे वीडियो के अंदर। और दोस्तों क्षार जो होते हैं वो साबुनी होते हैं, स्पर्श करने पर चिकने होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्रबल क्षार है, NaOH प्रबल क्षार है। इसके साथ में अगर प्रबल अम्ल की बात करें अपन तो देखिए HCl ये भी प्रबल अम्ल था, HNO3 ये भी प्रबल अम्ल था, ठीक है ना। और इसके बाद में H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल था। तो दोस्तों ढेर सारी बातों को अपन इस वीडियो के अंदर जाना है और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी अम्ल और क्षार और लवण के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, ओके, टेक केयर।